हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सुबह सुबह भूकंप के झटकों से हिला दिल्ली एनसीआर। दहशत में घरों से बाहर निकले लोग, पुलिस ने मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। दिल्ली भगदड़ पर अलग अलग बयान पर उलझी जांच। पुलिस बोली 2 ट्रेनों के मिलते जुलते नाम से भ्रम हुआ। रेलवे बोला एक व्यक्ति के फिसलने से स्थिति बिगड़ी। मुख्य चुनाव आयुक्त लेकर चयन समिति की बैठक होगी आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी चयन समिति की बैठक। राहुल गांधी भी रहेंगे उपस्थित। भीड़ को लेकर 26 फरवरी तक संगम स्टेशन बंद। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद एक्शन में उत्तर रेलवे। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून पर सुनवाई आज। 7 याचिकाओं पे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल। दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक टली। अब 19 फरवरी को नया सीएम होगा तय। 20 फरवरी को होगी शपथ ग्रहण समारोह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां निर्वाचन आयुक्त चयन समिति की बैठक होगी आज और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। जहां चयन समिति की ये बैठक और बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। और राजधानी दिल्ली से आप खबर बता रहे हैं, जहां बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी होंगे शामिल। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर ये बैठक होगी। निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को होंगे रिटायर। बैठक में नए मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया जाएगा। राजधानी दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे, जहां दिल्ली निर्वाचन आयुक्त चयन समिति की बैठक होगी आज। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये चयन समिति की बैठक होगी। निर्वाचन आयुक्त चयन समिति की बैठक होगी आज। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी चयन समिति की बैठक। बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति को लेकर यह बैठक होगी। निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होंगे। बैठक में नए मुख्य चुनाव आयुक्त का किया जाएगा चयन। दिल्ली निर्वाचन आयुक्त चयन समिति की बैठक होगी आज। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, निर्वाचन आयुक्त चयन समिति की आज बैठक होगी और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, क्या कुछ है पूरी जानकारी अखिलेश जी? देखिए, मुख्य चुनाव आयोग की बैठक के लिए चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें दूसरे सदस्य के तौर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। तीसरे सदस्य के तौर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। 3 नेताओं की अध्यक्ष वाली समिति की जो बैठक होगी, 5 नामों को चिन्हित किया जाएगा जिन पर मुहर लगेगी और उनमें 5 नामों में से किसी एक को मुख्य चुनाव आयुक्त देश का बनाया जाएगा। राजीव कुमार को 2022 में चुनाव आयुक्त बनाया गया था। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव उन्होंने कराए थे। आगे होने वाले मुख्य चुनाव समिति की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो सकता है, इसको लेकर भी गणेश कुमार जो सीनियर अधिकारी हैं उनके नाम पर चर्चा चल रही है। उनका नाम सबसे आगे बताया जा रहा है कि वो देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार हो सकते हैं। आपको पता है कि चयन समिति ने करीब 4
नाम को सिलेक्ट कर 400 प्रधानमंत्री नरेंद्र करेंगे। बैठक में शामिल होंगे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विपक्ष नेता गांधी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है कि समिति है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव हुआ है, उसमें पहले कोर्ट के चीफ बदलकर हटा दिया गया था, तो इसको लोगों ने दाखिल कर रखे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई से एक दिन पहले चुनाव समिति बैठक हो रही है और चुनाव समिति बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां निर्वाचन आयुक्त चयन समिति की आज बैठक होगी और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी और साथ ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और अब बात करें राजधानी लखनऊ की, जहां विधान भवन में आज होगी सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी सर्वदलीय बैठक में होंगे शामिल और लखनऊ से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां सीएम योगी सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। स्पीकर सतीश महाना की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक से पहले कार्य समिति की होगी बैठक। विधान भवन में आज होगी सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी सर्वदलीय बैठक में होंगे शामिल। स्पीकर सतीश महाना की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक से पहले कार्य समिति की होगी बैठक। विधान भवन में आज होगी सर्वदलीय बैठक। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े। संदीप जी, विधान भवन में आज सर्वदलीय बैठक होगी और सीएम योगी की इस बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे और इसके साथ ही स्पीकर सतीश महाना की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आज ये बैठक की जाएगी संदीप जी? देखिए, आज विधानसभा दल की अध्यक्षता की मतलब विधान अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक होगी और जिसमें सतीश महाना जी शामिल रहेंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदित्यनाथ इस सर्वदलीय बैठक में होंगे। इसके साथ साथ विपक्ष के नेताओं की अगर बात करते हैं तो वो भी सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। कई मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि एजेंडा कैसे चलेगा, किस तरीके से सत्र चलेगा और सत्र में जो अध्यादेश पास हो वो किस तरीके से पास होंगे, किसी प्रकार से कोई हंगामा ना हो, किसी प्रकार से कोई बाइकाट ना हो। तो इसको लेकर के ये सर्वदलीय बैठक रखी जाती है। इस सर्वदलीय बैठक सदन को सुचारू रूप से संचालित करने के और आम सहमति बनाए के लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कि यहाँ पे दोनों दलों के नेता जो है मौजूद रहेंगे और इस बैठक को किस तरीके से सही समिति चलाई जाएगी, कौन एजेंडे तय होंगे को लेकर के बैठक होगी। हालांकि बृहस्पतिवार यानी कि 20 तारीख को बजट पेश होगा और बजट को लेकर के इस बार बजट जो है 2 हफ्ते के होने वाला है। इसको लेकर के सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो या फिर सत्ताधार पार्टी की तरफ से। तरह की बातें जो है सामने निकल के आएंगी। हालांकि इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज ये सर्वदलीय बैठक संचालित की जाएगी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विधान भवन में आज होगी सर्वदलीय बैठक। विधान भवन में आज होगी सर्वदलीय बैठक और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे।
स्पीकर सतीश महाना की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक से पहले कार्य समिति की होगी बैठक। करीब 2 हफ्ते तक चलेगा बजट सत्र। 2 हफ्ते बजट सत्र होने से सदस्यों को मिलेगा मौका। और अब सीधे चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी युवा उद्यमियों से संवाद कर रहे हैं। देश और दुनिया से आए हुए श्रद्धालुजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आकर के आस्था को वहां पर व्यक्त कर रहे हैं। यह एक अवसर है हम सबके सामने, जब हम लोग इस आयोजन के साक्षी बनने जा रहे हैं और इस आयोजन के माध्यम से हम लोग भारत की आस्था को दुनिया के सामने भी दिखा करके अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश आप जैसा कि जानते हैं कि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर इसके अंदर जो एक माहौल खड़ा हुआ, पहली बार देश की आस्था को सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में प्राप्त हुआ। उन्होंने भारत के इस पोटेंशियल को पहचाना और आज भारत के अंदर उन सभी स्थलों को फिर से मान्यता प्राप्त हुई जिनके लिए भारत भारत के रूप में जाना जाता था। आपको अयोध्या जाने का अवसर प्राप्त होगा। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान है। अयोध्या में पिछले 1 वर्ष के अंदर जो टोटल श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या में आए, उसकी गिनती कर पाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। और चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2016-17 में जब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब यह संख्या हुआ करती थी वहां पर मात्र 2,35,000। और 2024 में अगर श्रद्धालुओं की संख्या को हम वहां की दृष्टि से देखेंगे तो ये संख्या लगभग 14 से 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आए। अयोध्या के लिए इस दौरान जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ उसका अंदाजा आप देख सकते हैं कि उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए, जैसे राम जन्मभूमि न्यास के लिए पब्लिक ने जो कंट्रीब्यूशन किया, श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए, जो कुछ भी वहां पर वर्तमान में हो रहा है, ये सभी श्रद्धालु जनों के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन का ही परिणाम है। ऐसे ही काशी में, काशी विश्वनाथ धाम बनने के पहले श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम थी और आज उनकी बढ़ करके काफी ज्यादा हो चुकी है। मैं परसों काशी में था और मुझे
कोई समझ नहीं। जब भी मैं काशी वासियों से वहां बात कर रहा था, उनसे इस बात को कहा, उन्होंने कहा साहब हमने अपने जीवन में कभी इतनी भीड़ काशी में कभी नहीं देखी जो 1.5 महीने देख रहे हैं। और प्रदेश आ रहा है। प्रयागराज में 2013 में भी कुंभ था। प्रयागराज के 2013 के कुंभ में कुल 12 थे, 8 दिन का था। 2019 को कुंभ था, उसे हमने कुंभ के रूप में, प्रयागराज कुंभ के रूप में आयोजित किया था। उस अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालु जन और पर्यटक आए थे लगभग 24 करोड़। और इस बार अभी तक प्रयागराज महाकुंभ की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अब 45 यानी कुल 45 के इस आयोजन में 36 दिन हो चुके हैं। अब मात्र 9 दिन बाकी हैं। इन 8-9 दिन को छोड़ दें तो 35-36 दिनों में ही 53 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आ चुका है। और कितने बड़े स्केल में, यानी इन 35 दिनों के अंदर 700 से अधिक तो यानी रूटीन की फ्लाइट वहां 40 हैं प्रयाग के लिए, वो चली रही हैं। 700 से अधिक नए वहां पर इस दौरान चार्टर उतरे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों मेला स्पेशल रूप में रेलवे ट्रेन चल रही है। 14,000 परिवहन की बसेज का उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, ये नहीं है। 28, 29 और 30 में 3 दिनों में 15 से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी उठाई। 5 करोड़ से अधिक, लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु आए थे 28 जनवरी को। 8 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आए थे 29 जनवरी को, और 2.5 करोड़ श्रद्धालु आए थे 30 जनवरी को। सरकार ने पर केंद्र राज्य सरकार ने मिलकर के जनता की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख करके कुछ कार्यक्रम भी थे। बुनियादी सुविधाओं को अच्छे, प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, मेले का विस्तार हो, संगम में जल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो। इन सब पर पहले से एक्सरसाइज चल रही थी, लगातार एक्सरसाइज चल रही थी। और अंततः वहां पर हम लोगों को इस सफलता प्राप्त हुई कि सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। और आज वहां पर, आज भी प्रातःकाल में जब 8 बजे रिपोर्ट ले रहा था तो तब तक 40 लाख श्रद्धालु केवल आज स्नान कर चुके थे। और एक दिन भर एक क्रम चलता रहेगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, पार्किंग प्लेस सब भरे हुए हैं। मेला क्षेत्र पूरा भरा हुआ है, स्नान चल रहा है। ये क्रम, ये केवल एक आस्था को सम्मान देने का ही अभियान नहीं है। आस्था को सम्मान मिलना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन आस्था का इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, ये उससे भी महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, एक सज्जन ने दिया कि हम लोग प्रयागराज में कुछ निवेश करना चाहते हैं।
पूछा गया कैसा निवेश चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम लोग आस्था के अनुरूप होगा। आस्था के अनुरूप कौन सा निवेश हो सकता है? उन्होंने कहा मैं 12 ज्योतिर्लिंग का रिप्लिका बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने अपना एक मॉडल दिखाया कि हम इस रूप में करना चाहेंगे। तो उनसे कहा गया कि भाई ठीक है, आप एक काम करिए कि जितना भी रॉ मटेरियल है, पुराना लोहा होगा, पुराना स्टील होगा, पुराना फाइबर होगा, पुराने टायर होंगे, इनका इस्तेमाल करते हुए रिप्लिका तैयार कराओ। उन्होंने मांग की, उन्होंने कहा आप हमें लैंड दे दीजिए, पैसा मैं लगाऊंगा और प्रॉफिट 50-50% हो जाएगा। नगर निगम को आदेश हुआ, निगम ने उनको लैंड 11 एकड़ लैंड उपलब्ध करवाई। पार्टी ने पैसा लगाया। जनवरी फर्स्ट वीक में मैंने उसका उद्घाटन भी किया। 10 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में वह संस्था 14 करोड़ लगाई थी। 14 करोड़ तब आ चुकी है। 14 करोड़ की प्रॉफिट करके उसने नगर निगम को भी दिया है। आप तो सभी उद्यमी हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको, यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और यह आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। हमने आस्था को केवल ये मान लिया कि इस पे कोई ताकत नहीं है, उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ा। हम भारतीयों के मन में गुलामी के कालखंड में जो ये बात डाल दी गई कि जो भारतीय है वह कमतर करके उसको आंको, उसको महत्वहीन कर दो, उसकी कोई महत्व नहीं है, ये जो बात समझाई गई उसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। हमें ये बताया गया कि जो भारत का है इसका महत्व नहीं है और जो भारत के बाहर का है उसका महत्व है, तो दुष्परिणाम भी हमारे सामने थे। मोदी जी ने पहली बार इस बात का एहसास कराया भारतवासियों को, नहीं, हमें एक भारतीय के रूप में भारत से जुड़े हुए जीवन मूल्यों को, भारत की आस्था को, भारत के प्रोडक्ट को हम महत्व देकर के स्वयं की महत्ता को बढ़ा सकते हैं। हम दूसरों की उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय अपनी स्वयं की पूर्वजों की विरासत पर अगर हम गौरव की अनुभूति करेंगे तो हम दुनिया को बहुत कुछ दे पाएंगे। और आज प्रयागराज वही कर रहा है। प्रयागराज ने बताया है कि हमारे पास क्या स्केल है, क्या पोटेंशियल है। यह महाकुंभ प्रयागराज बता रहा है, काशी बता रही है, अयोध्या बता रहा है। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है। कितना बृहद आयोजन बनकर के पूरा आयोजन आज देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
लखनऊ से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुने तो जो युवा उद्यमियों से संवाद कर रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं और तस्वीर दिखाते हैं। बोर्ड की मनमानेपन को कंट्रोल किया। परिणाम क्या था? आज वहां पे 16 से 17 हजार करोड़ रुपए के प्रोडक्ट वहां से केवल एक्सपोर्ट होते हैं, अकेले मुरादाबाद से। हमारा कारपेट सेक्टर का जो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी, कारपेट, ये लगभग बंदी के कगार पर था। उसको हमने डिजाइन के साथ जोड़ा, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, मार्केट के साथ जोड़ा, एक्सपो मार्ट बनाया गया। आज परिणाम क्या है? जो आज से लगभग 8 वर्ष पहले बंदी की कगार पर था, आज वहां से 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के कारपेट एक्सपोर्ट होते हैं। यानी डोमेस्टिक मार्केट की अलग वो है, लेकिन एक्सपोर्ट होते हैं। फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग फिर से पुनर्जीवित हो गया। ऐसे ही जिस भी जनपद में जाएंगे वहां का प्रोडक्ट अपना एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये था पहले भी, लेकिन पहले ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि लोगों को लगता था अरे इसका क्या महत्व होगा। आज वही प्रोडक्ट हर व्यक्ति के घर में जा रहा है, लोग सम्मान के साथ उसको लेते हैं। हमने नकल तो की, लेकिन अकल नहीं लगाई। परिणाम हमें भुगतना पड़ा, प्रदेश को, देश को भुगतना पड़ा। आज भारत जब स्वयं के प्रोडक्ट पर, स्वयं की तकनीक पर विश्वास कर रहा है, तो हर भारतीय उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है, और उस जुड़ाव का लाभ भी भारत को प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष के अंदर काफी प्रगति भी की है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को, उत्तर प्रदेश में आ रहे निवेश के प्रस्तावों को, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति को इसके साथ जोड़ के आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अनेक रिफॉर्म भी किए। जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अपेक्षाएं थी, उस पर खरा उतरने के लिए हर वह कदम उत्तर प्रदेश ने उठाया। टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया। अब आपकी मां है, आपके पिता है, दोनों को चाहिए। प्रदेश इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उभरे, इसके लिए हम लोगों ने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म तो दिया ही, लैंड बैंक भी दिया, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल भी दिया, और एक एक स्तर पर मॉनिटरिंग के मैकेनिज्म को इतना मजबूत किया कि आज जब कोई एक बार आता है तो उसको लगता है कि हां, मुझे अपना निवेश यूपी में करना चाहिए। बदले में उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को नौकरी भी मिली, रोजगार भी मिला, बड़े पैमाने पे लोग उससे जुड़ रहे हैं। अलग अलग सेक्टर में कार्य हुए, निवेश के सेक्टर में कार्य हुए, पुलिस के आधुनिकीकरण पर कार्य हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य हुआ। हमारे पास 57,000 ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत
में हम लोगों ने 5 से 6 नए रोजगार का सृजन किया है और वो गांव के ही व्यक्ति को वहां नौकरी दी, कहीं बाहर के व्यक्ति को नहीं। गांव का जो योग्यतम व्यक्ति होगा उसको हमने कहा वहां गांव में काम करेगा। और हर प्रकार का कार्य, साफ सफाई के कार्य से लेकर के बैंकिंग तक के कार्य को, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर के गांव के ट्यूबवेल ऑपरेटर तक, ये सारा कार्य गांव का ही व्यक्ति गांव के अंदर कर रहा है। तो लगभग 6 से 7 रोजगार का सृजन अकेले हर ग्राम पंचायत के अंदर, गांव के अंदर हो रहा है। गांव आज आत्मनिर्भर हो रही है। उत्तर प्रदेश देश के उन चुनिंदे राज्यों में है जिनके गांव में आबादी अभी भी काफी बड़ी आबादी रहती है। उत्तर प्रदेश में 65 से 70% आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। अर्बनाइजेशन हमारे यहां काफी देर से प्रारंभ हुआ। यद्यपि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले देश के बड़े महानगर हुआ करते थे। कानपुर देश के 4 महानगरों में गिना जाता था। लखनऊ है, आगरा है, वाराणसी है, प्रयागराज है। लेकिन समय के अनुरूप उस प्रकार का माहौल न होने के नाते लगातार डिटोरेशन होता गया और एक समय ऐसा भी आया कि जब एक प्रकार की व्यवस्थाएं ठप सी हो गई थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश के महानगर एक नई दूरी तय करने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। अर्बनाइजेशन तेजी के साथ बढ़ा है तो स्वाभाविक रूप से वहां सुविधाएं भी उसी तेजी के साथ बढ़ानी पड़ेंगी, उससे दुगनी स्पीड से बढ़ानी पड़ेगी। और इसके लिए अनेक कदम उठाए गए और उस कदम का परिणाम ही है। आप मुझे बताइए कि अगर हम लोगों ने प्रयागराज सिटी के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया होता तो क्या ये 15 करोड़ लोग 3 दिन के अंदर प्रयागराज में क्या उस लोड को, उस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाता? कभी नहीं कर पाता। जब हम लोग कुंभ के क्षेत्रफल को बढ़ा रहे थे, महाकुंभ का जो क्षेत्र था वह पहले मात्र 1000 एकड़ क्षेत्रफल में होता था। 13 में 2000 हुआ। हमने उसको बढ़ा करके 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में फैलाया। तो लोग कहते थे, उस समय लोग कहते थे कि ये सब क्यों किया? ये जो आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग हैं ना, ये लोग तब कहते थे इसकी आवश्यकता क्या है? ये पैसा अनावश्यक पानी की तरह बहाया जा रहा है। ऐसा क्यों सरकार कर रही है? हमने कुंभ के आयोजन में 7,500 करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन ये 7,500 करोड़ वह है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ है। खासतौर पर प्रयागराज में 14 नए फ्लाईओवर बने, 6 अंडरपास बने, 200 से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हुआ, नए कॉरिडोर बनाए गए, रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हुआ, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विस्तारीकरण वहां पे किया गया और भी अन्य नए घाट का निर्माण हुआ। इन सब पे ज्यादा खर्च हुआ। कुंभ मेले की व्यवस्था की दृष्टि से कुल 1500 करोड़ रुपए हमने रखे थे और वह कार्यक्रम हमारा उस रूप में आगे बढ़ा है। आज वही लोग कहते हैं साहब आपने इतने कम जगह, जब भीड़ इतनी जा रही थी तो इतने कम जगह पे क्यों ये आयोजन किया है? हमने कहा पहले तुम लोग तो 1000 करोड़ में ही संतुष्ट थे, हमने तो तुम्हारे सोच से भी 10 गुना आगे बढ़ा के 10,000 एकड़ में किया है। और उस समय इनके पुराने बयान को और नए बयान को अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को स्वयं हंसी आएगी कि ये लोग, इनका कौन सा बयान सच है, यही पता नहीं लग सकता। आप मुझे बताइए, आप तो सभी उद्यमी हैं, अगर राज्य की तरफ से या केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिलकर के 7,500 करोड़ रुपए हम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जोड़ लें, खर्च करके अगर इकोनॉमी में 3 लाख से 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती हो तो कौन सा सौदा सही है? आप मुझे बताइए ना। आप तो उद्यमी, आप तो निवेश के अच्छे जानकार हैं, तो
मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स हमारी ज्यादा बेहतर होगी इन लोगों की तुलना में जो महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं। और ये सभी कार्यक्रम इसी गति से आगे बढ़ेंगे। आप मानकर के चलिए कि जो एहसास आपको अयोध्या में होगा, अयोध्या में भी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसी रूप में हमने किया। आज के दिन पे आप जाएंगे, प्रयागराज हो, काशी हो, अयोध्या हो, गोरखपुर हो, चित्रकूट हो, नेमिस हो, इस सभी जगह हम लोगों ने इसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। हम लोग अयोध्या की सड़कों को जब चौड़ीकरण कर रहे थे, विरोध करने वाले तब भी विरोध करते थे। अरे साहब, ये विरोधी सड़क चौड़ीकरण करने की आवश्यकता क्या है? सिंगल लेन ही रहने दो, ये डबल लेन 4 लेन बनाने की आवश्यकता क्या है? जब वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था अयोध्या में, तब भी उसका भी विरोध कर रहे थे। काशी विश्वनाथ धाम बन रहा था प्रयाग काशी में, तो उसका भी विरोध कर रहे थे। तो इन लोगों का काम विरोध करना है, लेकिन उस विरोध के बीच से रास्ता निकाल करके पहले से ही एक दूरगामी सोच के साथ जब सरकार कार्य करती है तब परिणाम आता है। लेकिन उसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता है, और निर्णय लिए, रिजल्ट आज सामने आ गए। अयोध्या में आप मुझे बताइए, 1 वर्ष में 700 करोड़ रुपए का चढ़ावा अकेले मंदिर में आया, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में। अब इन लोगों को यह भी बुरा लगेगा। आप अनुमान करिए, जो लोग उस समय विरोध करते थे कि साहब इस सड़क को चौड़ी करने की आवश्यकता क्या है, अब मैं जब अयोध्या जाता हूं पूछता हूं कि आवश्यकता थी कि नहीं थी, और कहते साहब अगर नहीं होता तो कहां इतनी भीड़ जाती। हमने कहा देखो यही होता है, हम लोग शुद्ध अंतःकरण से कार्य करते हैं तो परिणाम भी उसी शुद्ध अंतःकरण से सामने आता है। रेलवे स्टेशन प्रयागराज में भारतीय रेल ने 9 रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण किया। अगर ये नहीं होता तो जो प्रतिदिन 5 से 7 लाख पैसेंजर भारतीय रेल से आ रहे हैं। तो युवा उद्यमियों से संवाद करते मुख्यमंत्री की तस्वीर आपको हम लखनऊ से दिखा रहे थे, जहां पर लखनऊ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अहम बातें कही गई हैं। और अब सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर नीति आयोग के विशेष कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हर्ष का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र तथा जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी अल्मोड़ा के संयुक्त प्रयासों से उत्तराखंड में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में जहां एक ओर भारतीय हिमालय क्षेत्र में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को बल मिलेगा, वहीं जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए भी नई नई कार्य योजनाएं
भी तैयार की जा सकेंगी। मैं इस अति महत्वपूर्ण कार्यशाला को देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित करने के लिए नीति आयोग को, आदरणीय सुमन बेरी जी को और विशेष रूप से आए हुए सभी हमारे विद्वान जनों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य का विषय है कि देवभूमि उत्तराखंड वनों, नदियों, पर्वतों एवं विभिन्न जल धाराओं से परिपूर्ण राज्य है। और सच में अभी सतपाल महाराज जी कह रहे थे, हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जो नौले हैं, धारे हैं, जहां भी जल स्रोत हैं, उनको पूजने की हमारे यहाँ पद्धति रही है, हमारी संस्कृति रही है। क्योंकि जल है तो जीवन है, यही हमारी संस्कृति है। इसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने स्प्रिंग साइड मैनेजमेंट और जलवायु संरक्षण की दिशा में प्राथमिकता से कार्य किया है। प्रदेश में पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता बनाए रखने के लिए हम राज्य में इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बनाकर कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में हमारे प्रयासों को देखते हुए नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उसके इंडेक्स में देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां हमने जीडीपी की तर्ज पर जीईपी यानी कि ग्रॉस एनवायरनमेंट इंडेक्स प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार कर जल, वन, भूमि और पर्वतों के पर्यावरण जो योगदान है उनका आकलन करने का भी प्रयास किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का एक वाटर टावर भी है। हमारे यहाँ लगभग 1000 ग्लेशियर पानी के अविरल स्रोत हैं। हमारे यहाँ से निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी सदा नीरा नदियां संपूर्ण भारत और देश के खाद्य व आजीविका उसका प्रमुख आधार है, जो सभी को जल और जीवन दोनों ही देने का प्रदान करने का काम करती है। इसके साथ ही हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में नौले, धारे तथा छोटी छोटी नदियां पीने के पानी तथा अन्य घरेलू जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति करती है। परंतु वर्तमान में इनमें से कई नदियां और इनके स्रोत अभी उनको गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पहाड़ों में पलायन जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं, जो हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संकट से जुड़ी हुई इन समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा जलागम विभाग बनाया गया है, जो इस संबंध में विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्य कर रहा है। इस साथ ही हमने प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर अथॉरिटी सारा का भी किया है, जिसके अंतर्गत अभी तक 500 जमीनी जलीय स्रोतों तथा 2292 साइटों का चिन्हीकरण कर का उपयोग किया जा रहा है। इतनी नहीं, हमारी सरकार द्वारा हमारा लोक हरेला अवसर पर पर्यावरण संरक्षण तथा गधेरे एवं अन्य जलीय स्रोतों के संरक्षण के उद्देश्य से 2640 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण अभियान भी चलाया है। वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में प्रारंभ की गई अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत हमने अब तक 1092 अमृत सरोवरों का निर्माण कर लिया है, दिए गए लक्ष्य से भी अधिक है। ये बड़े गर्व का विषय है कि देश भर में जलसंचय के पुनः के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण योजना को लागू करने में उत्तराखंड को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारी गैमानी रेनफेड कोसी नदी न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में पेयजल एवं सही संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक समय ये नदी सदा नीरा होती थी, यानी कि महीने में जल प्रवाहित होता रहता, परंतु आज ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सूखने के कगार पर है। और यही स्थिति पश्चिमी गंगा की सहायक नदी गगास, सरिता, सहायक गरुड़ और गोमती, इन नदियों
उनके स्वरूप में लाने में भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही नदी जोड़ो परियोजना मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस सोच के साथ मैंने आज की 8वीं राष्ट्रीय गवर्नर काउंसिल में ग्लेशियरों से निकलने वाली सदा नीरा पिंडर नदी के जल कोसी, बगास, गोमती और गरुड़ नदियों में स्थापित किए जाने का अनुरोध माननीय नीति आयोग में किया था। यदि हम ऐसा कर पाने में तो बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल के 625 गांवों की लगभग 2 लाख ग्रामीण जनसंख्या को सीधे तौर पर पेयजल और सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होगा। साथ ही गरुड़, कौसाहाट, रानी की अल्मोड़ा नगर की पेयजल आपूर्ति बेहतर हो सके, क्योंकि पंपिंग योजनाएं इन्हीं पर निर्भर है। मुझे विश्वास है कि ये कार्य ही नहीं बल्कि संपद के पर्वतीय क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोतों वैज्ञानिक जीविक दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। इसी विश्वास से एक बार फिर प्रतिभा करने में देश के विभिन्न भागों से आप सभी महानुभावों का एक दिन में उत्तराखंड पुनः आवेदन करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए विशेष रूप से सुमन बेरी जी और नीति आयोग का से एक आभार करते हुए मैं अपनी बात समाप्त हूँ। बहुत तो ये तस्वीर आप दिखा रहे थे देहरादून, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरदोई से खबर आपको हम बताते हैं, जहाँ पर 5 को गिरफ्तार किया और रुद्रपुरवा रोड से 5 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पकड़कर आरोपी की है। चुआरियों के पास से नकदी और ताशकते भी जब्त किए हैं। हरदोई को बड़ी सफलता मिली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जुआरियों के पास नकदी और ताश के पत्ते भी बरामद किए गए हैं। हरदोई शहर को मिली बड़ी सफलता। जानकारी आपको पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया है। खबर, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्नाव के हसनगंज लोक निर्माण विभाग के द्वारा 87 लाख रुपए की लागत विशेष मरम्मत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सलेमपुर में सई नदी तक 8 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत के बाद सड़क जल्दी ही टूटने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में सामग्री का उपयोग किया गया में की मात्रा बहुत कम है, जिसकी वजह से झाड़ू एकत्रित की जा सकती है। इसके अलावा निर्माण में समुचित का इस्तेमाल भी नहीं किया गया, समतलीकरण भी ठीक से नहीं किया गया है। नाम स्वरूप जगह जगह पर गड्ढे बन गए हैं और सड़क की स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ गई है। ये सड़क कुछ ही महीनों में पूरी तरह से ग्रस्त हो सकती है। घटना का सोशल पर हो रहा है, जिससे अधिकारी पर भी कई रहे हैं। लखनऊ के बिजनौर इलाके के गसियारी मोहल्ले में एक महिला की गला घोंट कर हत्या कर दी गई। एक हत्या महिला के लिव इन पार्टनर सूरज ने की है, जो घटना के बाद से फरार है। पुलिस को शव मिलने की सूचना पड़ोसियों से मिली, जिन्होंने महिला की मां को घटना के बारे में बताया और इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। और अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बताते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिवंगत पूर्व सपा नेता हाजी हसन के घर जाएंगे अखिलेश यादव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिवंगत पूर्व सपा नेता हाजी हसन के घर जाएंगे। अहम जानकारी सामने आ रही है। और अगली खबर देहरादून से सामने आ रही है। अहम खबर देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज बैठक को लेकर बड़ी जानकारी। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 1 बजे एलिवेटेड रोड परियोजना पर बैठक की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी देहरादून से सीएम की बैठक को लेकर अहम खबर सामने आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सार।